हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। कई दिन से हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास नहीं चली, कुछ इश्यूज थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी की क्लास चैप्टर 4 से, स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था कि 1947 से 1990 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड हुआ। आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्ट्री जानेंगे कि गवर्नमेंट ने 1947 से 1990 के बीच में क्या क्या कदम उठाए जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड फेमस थे ब्रिटिश के आने के पहले। ब्रिटिश के आने के पहले इंडस्ट्रियल गुड्स के बहुत डिमांड होती थी मार्केट में, पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट की। मैं एक पार्टिकुलर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में फेमस थे इंडियन प्रोडक्ट्स। पर ब्रिटिश आए और उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन कर दिया। अब जब ब्रिटिश चले गए 1947 में, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना फिर से इंडियन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड फेमस किया जाए, क्यों ना फिर से इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। तो इसलिए उन लोगों ने कई मेजर्स लिए। इस चैप्टर में हम उसी की बात करेंगे कि क्या क्या मेजर्स लिए। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो है कि हम ये जान ले कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री की जरूरत क्या है एक इकोनॉमी में, अगर इंडस्ट्री ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला जो है पॉइंट वो है इंडस्ट्री इज द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सर ये क्या? जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो केंद्र बिंदु होती हैं ग्रोथ की। मैंने बोला था ग्रोथ होता है जीडीपी, जिस चीज में ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो उसी को कहेंगे ग्रोथ। आपको याद होगा तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूट करता था, पर धीरे धीरे टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर की जगह ले ली और जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा। ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का मतलब है ज्यादा ग्रोथ होने लगी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ज्यादा पैसा इंडिया को इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिल रहा है। ठीक है, तो पहला जो है इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस वो ये है कि ग्रोथ होती है कंट्री की। किसी भी कंट्री की ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स। सेकेंड है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज में लोगों को रोजगार मिलता है। जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतने ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, उतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, उतने ज्यादा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है लोगों को काम देने का इंडस्ट्री। ठीक है। थर्ड है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। इंडस्ट्री ही मशीनें बनाता है जो बाकी सेक्टर्स में यूज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर यूज होता है, हार्वेस्टर यूज होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर वो ट्रैक्टर हार्वेस्टर कहाँ से बन के जाते हैं? इंडस्ट्रीज से। तो इंडस्ट्री एक फार्मिंग को मैकेनाइज्ड मशीनरी प्रोवाइड करता है, मैकेनाइज्ड करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़े। तो मतलब कहने का क्या है, इंडस्ट्री बाकी सेक्टर को सपोर्ट देता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। फोर्थ है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। इंडस्ट्री की वजह से सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है। सिविलाइजेशन की ग्रोथ मतलब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ है तब से अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हुआ है। सर अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन है शहरी लाइफस्टाइल। शहर में लोग जाके बसने लगे। जब से इंडस्ट्री डेवलप हुई तब से लोग शहर में जाके बसने लगे, गांव से गए शहर में बसे, अपनी थिंकिंग चेंज की, अपनी मेंटालिटी चेंज की, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करने लगे, अपना कल्चर चेंज किया। तो एक न्यू कल्चर का ग्रोथ हुआ, एक न्यू सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतनी अर्बनाइजेशन होगी और लोगों की थिंकिंग, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मतलब इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, टावर्स, ये सब की ग्रोथ करती है इंडस्ट्री। कहाँ से बन के जाती है? सीमेंट। कहाँ से बन के जाती है? ब्रिक्स। ये सब इंडस्ट्रीज से बन के जाती है और इंडस्ट्रीज से बनने के बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होता है कंट्री का। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए। बिल्डिंग्स के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगा? क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार रिवीजन कर लो फटाफट क्या क्या मैंने बोला। एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। क्लियर है? अब
एक बात और, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में तो गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किया, बहुत ज्यादा रोल निभाया गवर्नमेंट ने। मैंने आपको बताया था कि दो सेक्टर्स होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर कहते हैं और जो प्राइवेट इंडिविजुअल लोग सेटअप करते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो जब 1947 से 1990 के बीच में ज्यादातर रोल प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर ने प्ले किया, गवर्नमेंट ने प्ले किया। क्यों प्ले किया, क्या जरूरत थी गवर्नमेंट को इतना ज्यादा इंटरफेयर करने की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? तो उसके भी कुछ रीजन है, क्योंकि कुछ कमियां थी इंडियन इकोनॉमी में जो सिर्फ गवर्नमेंट ही पूरी कर सकती थी। प्राइवेट सेक्टर के बस में नहीं था कि वो कमियां वो पूरी कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। क्या है सर वो सब कमियां? पहला कमी जो है वो है लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? रॉ मटेरियल्स। कैपिटल में आती हैं आयरन, स्टील, वो चीजें, वो गुड्स जिनकी जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो वो सब नहीं था। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोहे की कमी थी, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए स्टील की कमी थी। कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज थी उस टाइम पे कैपिटल गुड्स की, जैसे बिरला और टाटा। इन्हीं बिरला और टाटा के दम पे पूरा इंडिया चलता था। तो ये अब प्राइवेट सेक्टर के दम में तो है नहीं कि वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री सेटअप करे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रोल निभाया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंकरेज किया लोगों को कैपिटल गुड की इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, उन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जिसकी जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे मशीनरी और कई सारी चीजें। ठीक है, तो ये पहला बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रोल निभाना पड़ा कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी और लोगों के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा रीजन क्या है सर? दूसरा रीजन है बच्चों लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे। प्राइवेट सेक्टर उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं करना चाहता था। सर क्यों नहीं करना चाहता था? इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि डिमांड नहीं थी चीजों की। जब ब्रिटिश गए इंडिया से तो इंडिया काफी गरीब था, लोगों की इनकम बहुत कम थी, लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते थे, इसलिए डिमांड कम थी। और डिमांड कम थी तो प्राइवेट सेक्टर जो अपना फायदा देखता है वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब उसका लॉस हो रहा है तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो पैसा चाहिए प्राइवेट सेक्टर को। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर ने पैसा लगाया, उन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप की ताकि लोगों को वैल्यू पता चले इंडस्ट्रियलाइजेशन की, लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज करने लगे और धीरे धीरे इंडिया की कंडीशन सही हो जाए। तो ये दूसरा रीजन था, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था इन्वेस्टमेंट में क्योंकि लोग डिमांड कम थी और इसलिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, थर्ड है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्या है सर? ये कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इंडिया एक ऐसा इंडस्ट्रियल कंट्री बने जहां पे सिर्फ प्रॉफिट ही ना देखी जाए बल्कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको काम मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा अगर प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाएगा इन्वेस्ट करने का, अगर वो कुछ लोग चाहते भी थे कि हम इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि वो पहले इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो जानती थी गवर्नमेंट कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना फायदा देखेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा और अपना ही फायदा देखेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट और एक सोशल जस्टिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए खुद ही कदम उठाए। ठीक है, ये थे रीजंस जिनकी वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्ट करना पड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। पहला है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, दूसरा है लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट और थर्ड है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब हम बात करते हैं आईपीआर। आईपीआर सर इतना भयंकर नाम? हाँ, भयंकर नहीं है। आईपीआर मीन्स है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ये एक रूल है, एक एक्ट है जो पास हुआ 1956 में। क्यों पास हुआ हम बात करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में जो पहला पॉइंट था, जो पहला रूल था, वो था
इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इंडस्ट्री को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहले जो पार्ट थे वो ये थे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज को उन्होंने सिर्फ पब्लिक सेक्टर का नाम दे दिया, पब्लिक सेक्टर ही वो इंडस्ट्रीज सेटअप कर पाएंगी। दूसरा, ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल प्ले करें, ऐसी इंडस्ट्रीज जो दोनों के गेम को खेले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा गेम किया, ऐसा प्लान किया। पहला जो था वो क्या था बच्चों, ये था कि ऐसी इंडस्ट्रीज तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर का रोल प्ले करें, गवर्नमेंट का रोल प्ले करें। दूसरा ये था कि वो गवर्नमेंट का भी रोल प्ले करें और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल प्ले करें। थर्ड था जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रोल प्ले करे। 3 टाइप की इंडस्ट्रीज हो गई, पहला सिर्फ प्राइवेट, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक दोनों। ठीक है, तो ये पहला रिजोल्यूशन था, पहला रूल था इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन एक्ट का 1956 का। दूसरा ये था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अगर किसी को भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट चाहती थी कि मैं कंट्रोल करके रखूं प्राइवेट सेक्टर को, कि कहीं बहुत ज्यादा लोग अपना प्राइवेट सेक्टर ना खोल के बैठ जाए और इंडिया एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाए। इसलिए उन लोगों ने लाइसेंसिंग का रूल स्टार्ट कर दिया, जिसमें यह था कि अगर किसी को भी न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। साथ ही साथ अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैंने इंडस्ट्री पहले से ही सेटअप कर रखी है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री और ज्यादा प्रोडक्शन करे, उसके लिए भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो उसी चीजों के लिए लाइसेंस क्या है, अगर आप नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने ये क्यों रूल बनाया, मैंने बोल दिया, आप सुनो ध्यान से, कि इनडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ को रोकने के लिए। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर इनडिस्क्रिमिनेटली ग्रोथ करके इंडिया को एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दे। दूसरा ये कि वो चाहती थी कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए ये रूल निकाला गया। थर्ड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, थर्ड जो पॉलिसी वो है इंडस्ट्रियल सोप्स। सोप्स क्या है सर? सोप्स होते हैं कंसेशंस, फायदे देना किसी को। तो गवर्नमेंट जो थी उसने इस पॉलिसी में ये रखा कि हम बैकवर्ड रीजन्स के, पिछड़ी एरियाज के, रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्री सेटअप होगी उनको कुछ फायदे देंगे, उनको कुछ राहत देंगे। क्या थे राहत में? वो लोग सब्सिडी पावर सप्लाई देते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बाकी लोगों को महंगी मिलती थी उसमें कम करके रेट उन लोग इंडस्ट्रीज को देते थे जो रूरल एरियाज में सेटअप हुई। उनको टैक्स हॉलीडे देते थे। टैक्स हॉलीडे क्या है? कुछ पेमेंट से फ्रीडम दे देते थे कि तुम इंडस्ट्री, रूरल एरिया की इंडस्ट्री हो, तुमने नया नया इंडस्ट्री सेटअप किया तो तुमको ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनको कुछ कुछ फ्रीडम दे दिया करते थे जो बाकी इंडस्ट्रीज को नहीं थी। तो ऐसे लोगों के अंदर इंकरेजमेंट आई, लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने लगी बैकवर्ड्स रीजन में। ठीक है, क्या क्या है तीनों फिर से रिविजन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में। दूसरा ये है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया। थर्ड है इंडस्ट्रियल सोप्स, कुछ कंसेशन दी गई बैकवर्ड इंडस्ट्रीज को। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। देखो 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उसको कहते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी इंडिया में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी उसमें क्या डिफरेंसेस थे, क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने किया, हम उसकी बात करते हैं। पहला मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिटिश के टाइम पे, आई मीन 1947 के बाद जब ये सब हो रहा था, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको कहते थे? वो इंडस्ट्री जिसमें 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट हो उसी को कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर 5 लाख से इन्वेस्टमेंट आप
से ज्यादा हुआ आपकी इफेक्ट इंडस्ट्री में तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाओगे। जैसे एक बंदा है राम, उसने एक इंडस्ट्री सेटअप की 5 लाख में, तो वो आ गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और एक बंदा है श्याम, उसने इंडस्ट्री सेटअप की जिसमें पैसे लगे 10 लाख, तो वो उसकी इंडस्ट्री आ जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, इस चैप्टर में हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कि क्या कंडीशन थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक रूल बनाया गया था, एक कमेटी बैठाई गई थी जिसको कहते हैं कार्व कमेटी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इन 1955। इसके अकॉर्डिंग इस कमेटी में क्या बात की गई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम थी कमेटी की? कार्व कमेटी 1955 में बैठाई गई। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या सर? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। क्लियर है? तो क्या थे उन लोगों ने, क्या रूल बनाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कार्व कमेटी में, वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। कार्व कमेटी में मेंबर्स ने कहा, लोगों ने कहा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें मशीन से ज्यादा लेबर का यूज होना चाहिए। मतलब ये कि तुम अपनी इंडस्ट्री में ज्यादा मशीन नहीं, ज्यादा लेबर यूज करो। अगर कोई भी चीज यहाँ से वहां लेके जानी है तो उसके लिए मशीन नहीं, जेसीबी नहीं, तुम लेबर का यूज करो, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पैसे मिलेंगे। क्लियर है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में मशीन पे फोकस किया गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर पे फोकस किया, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। क्लियर है? क्लियर है सर। दूसरा है, एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। मतलब ये है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मैंने बोला लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो जो लार्ज स्केल अमाउंट प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंडस्ट्री अगर अपने लोकेशन के करीब है तो ये अच्छा होगा, या लोकेशन से दूर है वो अच्छा होगा? सर समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोयले की एक इंडस्ट्री है तो वो कोयले की खान के करीब रहे तो अच्छा होगा, या कोयले की खान से 20 किलोमीटर दूर रहे तो अच्छा होगा? आप कहोगे सर करीब रहे तो अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचेगा, यहाँ से कोयला लेके वहां नहीं जाना पड़ेगा, उससे जो पैसे बचेंगे। तो वही कंडीशन थी। इस कमेटी में लोगों ने बात की कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को अपने जगह से, अपने प्रोडक्शन एरिया से करीब होना चाहिए, अपने सोर्स से करीब होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचे। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको दूर होने ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। पर सर इसका फायदा क्या है दूर होने का फायदा ये है कि कार्व कमेटी के मेंबर्स चाहते थे कि सिर्फ शहरों में इंडस्ट्रीज सेटअप ना हो, गांव में भी इंडस्ट्रीज का सेटअप हो, रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इसलिए उन लोगों ने ये सजेस्ट किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप की जा सकती है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है? रीजनल ग्रोथ बढ़ेगी। क्लियर है? क्लियर होगा? फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कार्व कमेटी ये चाहती थी कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के करीब रहें ताकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचे, और चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर दूर भी रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको रूरल एरियाज में होना चाहिए जहां से रूरल डेवलपमेंट होगा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। क्लियर है? क्लियर है। थर्ड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगता है, कम इन्वेस्टमेंट लगता है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में मैंने बताया 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, तो ये कम अमाउंट है। तो इससे क्या होगा? अगर पैसा कम लगा है तो इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन नहीं होगा। कम पैसा लगाया, थोड़ा बहुत फायदा होगा, ज्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं आएगा किसी के अंदर। इससे क्या बढ़ेगा? इक्वालिटी बढ़ेगी लोगों में, इक्वल सेक्शंस, इक्वल सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा अगर ज्यादा पैसा ना रहा, और इससे एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर चुके हैं फर्स्ट ही पॉइंट में। तो इसका क्या मतलब था कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो इक्विटी ओरिएंटेड होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। मतलब यही है कि कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम प्रॉफिट होगा, कम
एंडिंग होगी तो इससे कोई बहुत ज़्यादा अमीर या कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होगा, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रही थी 1950 से 1990 तक, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अच्छे इफेक्ट क्या है, उसके बुरे इफेक्ट क्या है। तो पहले हम फीचर्स पढ़ते हैं, फिर अच्छे और बुरे इफेक्ट पढ़ेंगे। तो फीचर्स पढ़ा सब है, बस एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। पहला जो फीचर है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट सेक्टर ने सेंट्रल रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1950 से 1990 के बीच में, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इनफैक्ट सेंट्रल रोल प्ले किया। सेकेंड है प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो थी, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, उन लोगों को सेकेंडरी रोल प्ले करना था। साथ में उनके पास लाइसेंस, राज परमिट भी चाहिए था, उनको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस चाहिए था, तो उनको सेकेंडरी रोल प्ले करना था। ठीक है। थर्ड है प्रोसेस जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मेन फोकस क्या था गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सके। मतलब मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि इंडिया की कंडीशन इतनी खराब थी कि उसको गेहूं चावल अमेरिका से इंपोर्ट करके लाने पड़ते थे। समझ में आया? तो सोच सकते हो वो इंडिया जिसमें आज इतने ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है फूड, वो अमेरिका से खाने तक के लिए मांगता था, इंपोर्ट करता था। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम इतने सक्सेसफुल हो जाएं, इतने प्रोडक्शन में माहिर हो जाएं कि हमें किसी से इंपोर्ट ना करना पड़े बेसिक गुड्स। तो जो मकसद था इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का उस टाइम पे, वो ये था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, हम खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। ये सब पढ़ा है, आपने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, तो इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया है, आप जाके लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। अब ये है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सेटअप किया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मेन फोकस था इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस को, इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाना, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एम था कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और इक्वालिटी जनरेट करें। क्लियर है? फीचर्स फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सेंट्रल रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने। दूसरा, प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो थी उन लोगों ने सेकेंडरी रोल प्ले किया। थर्ड है प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन मकसद था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का काम था इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इंडिया का बढ़ाना और ग्रोथ बढ़ाना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काम था एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी जनरेट करना। सर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ओके। अब गुड इफेक्ट्स पढ़ लेते। गुड इफेक्ट्स क्या थे और बैड इफेक्ट्स क्या थे? गुड इफेक्ट्स क्या हैं? गुड इफेक्ट्स जो हैं बच्चों वो ये है, पहला कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की बढ़ी। जो पीरियड है 1950 से 1990 के बीच में इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडिया की इंडस्ट्रीज की इकोनॉमी बढ़ी, इंडिया के इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ी जो गवर्नमेंट चाहती थी। पहला ये गुड इफेक्ट है। दूसरा गुड इफेक्ट क्या है? लार्ज स्केल का इंडस्ट्रीज का काम मैंने आपको बताया कि वो था इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस को सही करना, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने वो काम कर दिखाया। 1950 और 1990 के बीच में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस काफी सही हुआ। थर्ड पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम मैंने बताया था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट देना था, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने वो काम कर दिखाया। इंडिया का एम्प्लॉयमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी सक्सेस हुआ। ये तो थे गुड इफेक्ट्स। क्या थे? क्या क्या थे सर? पहला ये था, यार कुछ तुम लोग भी याद कर लिया करो, गवर्नमेंट ने अपना जो रोल प्ले किया उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी इंडिया की 1950 से 1990 के बीच में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस में सक्सेस पाई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने सक्सेस पाई सोशल जस्टिस और ग्रोथ में। ठीक है। अब बैड इफेक्ट्स क्या थे सर? जल्दी से बताइए, चैप्टर खत्म करिए। बैड इफेक्ट्स थे, पहला जो पब्लिक सेक्टर, मैंने बोला था गवर्नमेंट रोल प्ले करती थी ज्यादा इंडस्ट्री में, तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम 1 साल 2 साल 3 साल में गवर्नमेंट में वही पुराना किस्सा शुरू हो गया। क्या है किस्सा? करप्शन। करप्शन तो गवर्नमेंट ने हो ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लीकेज, लोग अपना सोचने लगे, तो धीरे धीरे कमियां आने लगी उस ग्रोथ में। स्टार्टिंग में तो बहुत जोश से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम्स आने लगी, करप्शन लोग करने लगे, लीकेज होने लगी, लोग अपने बारे में सोचने लगे, तो इसकी वजह से
इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया थोड़े टाइम के लिए, उसकी ग्रोथ जैसे पहली थी वैसी नहीं हो पाई। ठीक है। सेकेंड है, डोमेस्टिक ट्रेड को बचाने के चक्कर में इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट खो दिया। मतलब सर, मतलब ये कि इंडिया ने ये किया कि अपने लोगों को पहले सेल्फ सफिशिएंट बनाना। उसने चाहा कि हम पहले खुद को सेल्फ सफिशिएंट बना ले, खुद को इस लायक बना ले कि हमको कहीं से इंपोर्ट ना करना पड़े, और उसके बाद हम दुनिया में प्रोडक्ट बेचेंगे। पहले खुद उस लायक बन जाए कि किसी को भूखा ना मरना पड़े। तो गवर्नमेंट ने सक्सेस तो पा ली कि हाँ, उसने अपने आप को इस लायक बना लिया कि यह खुद के प्रोडक्शन करके खुद खा सकता है। लेकिन उसने इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी जगह खो दी। जो मार्केट में उसकी जगह थी पहले, ब्रिटिश के आने से पहले वर्ल्ड वाइड फेमस, जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो खो गया। इंडिया बस इस लायक रह गई कि अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी और अपने ही इंडिया में बेचती थी। उसके एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं होते थे दूसरी कंट्रीज में, उसके प्रोडक्ट्स की वैल्यू डाउन हो गई। क्लियर है? क्या क्लियर है कि डोमेस्टिक ट्रेड को बचाने के चक्कर में इंडिया ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड प्रोडक्ट क्वालिटी को खो दिया उस टाइम पे, 1950 से 1990 के बीच में। क्लियर है? थर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज को रोकने के चक्कर में इंडिया ने काफी लॉस झेला। क्या लॉस झेला सर? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि बाहर से कंट्रीज, बाहर से कंपनीज आती हैं पैसे लेके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने, पर इंडियंस डरते थे कि हम अगर बाहरी कंट्रीज को इजाजत देंगे कि आके हमारे कंट्री में इंडस्ट्री सेटअप करो, अपना काम करो, तो हो सकता है वो भी ब्रिटिश की तरह हम पे कब्जा कर ले। समझ रहे हो कि अगर अमेरिका से कोई बंदा आया, वो ये कहता कि मुझे परमिशन दो कि मैं इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करूं और यहीं पे रहूं, तो इंडियंस के अंदर ये डर था कि कहीं ये भी ब्रिटिश की तरह हम पे कब्जा न कर ले। तो उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज पे फोकस नहीं किया गया। इंडियंस ने रोका, बाहरी लोगों को आने से इंडिया में रोका, जिसकी वजह से काफी लॉस हुआ इंडिया को। अगर बाहर से लोग आते तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते, तो इसकी वजह से लॉस हुआ इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया ने खो दिया अपना फॉरेन एक्सचेंज की वजह से अपना जो रुतबा था। ठीक है, पता है इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी इंडिया की उस टाइम पे जब उसने फॉरेन एक्सचेंज को बंद किया कि इंडिया के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने गोल्ड रिजर्व जो वर्ल्ड बैंक में रखे थे उसको यूज कर लिया, यहाँ तक कि उसको दूसरे कंट्रीज से पैसे भी उधार लेने पड़े। अगर वो मौका देती फॉरेन कंट्रीज को आने का तो हो सकता था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस काफी ज्यादा अच्छा होता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो रीजंस चलो अब देख लेते हैं क्या क्या बैड इफेक्ट्स थे, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको पता ही है, करप्शन, इनएफिशिएंसी और लीकेज। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई डोमेस्टिक ट्रेड, तो इंडिया ने सही कर लिया लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अपना वैल्यू खो दिया। थर्ड ये फॉरेन एक्सचेंज की वजह से इंडिया को काफी लॉस हुआ, काफी बुरी हुई। ओवरऑल जो कहने का मतलब है कि इंडिया की जो ये स्ट्रेटेजी थी, ये जो रूल था, जो पॉलिसीज थी, ये उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर इंडिया ने कुछ सालों बाद नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जिसको कहते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें इन चीजों को सही किया गया। जो ये प्रॉब्लम्स हैं, बैड इफेक्ट्स हैं, इनको सही किया गया। ये NEP जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका डिस्कशन हम चैप्टर 6 में करेंगे। अभी इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड के बारे में ब्रीफली जानेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर ले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।